हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट का टीजीटी साइंस के पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ईयर है वो चल रहा है 2022। तो इसके 1 to 15 क्वेश्चन है वो हमने पहले डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16 to क्वेश्चन 30। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन की वीडियो हम लेके चल रहे हैं। पहले हम जो 2023 है और 2017 है वो पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उसने क्या एक्सप्लेन किया था। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 9th क्लास से रहेगा। तो ये देखो, पहले भी 6 to 10 क्वेश्चन आते थे, ऐसी बात नहीं है कि हाई लेवल के ही आते हैं, लो लेवल के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो ये वाली चीजें आपने इग्नोर नहीं करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, तो वहां पे देखो रेडियो एक्टिविटी का तो कोई रोल ही नहीं था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बाकी अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, इतनी सी भी आपको नॉलेज है कि रेडियो एक्टिविटी नहीं होगा, तो यहाँ से आप देखोगे कि सभी ऑप्शन में 3 है और ये 3 वाला नहीं आना चाहिए। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है। तो बाकी इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन किया गया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया गया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया गया था। ये तीनों चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 17, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। जो इवेपोरेशन है वाटर का वो किन किन कंडीशन पे इंक्रीज हो जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन है वो 6 to 10 में ही आ जाता है आपका, क्योंकि इवेपोरेशन तो हम 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बात तो सही है। देखो पानी का वो होता है, इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इवेपोरेशन है और जल्दी होगा। तो ये वाली चीज तो सही है। एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट, तो वहां पे हम कॉमन साल्ट ऐड करेंगे तो वो इवेपोरेशन को नहीं बढ़ाएगा। तो ये वाली चीज गलत होने की वजह से ऑप्शन 1 है वो गलत हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन सरफेस एरिया एंड राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो जितना ज्यादा यहाँ पे एक तो इतनी जगह पे इवेपोरेशन होना है और एक इतनी जगह पे, तो यहाँ पे इवेपोरेशन अच्छा होगा ना। तो जितना ज्यादा एरिया होगा इवेपोरेशन उतना अच्छा होगा। तो ये वाली चीज तो सही है। उसके बाद टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन उतना सही होगा। तो ऑप्शन 2 है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फिर भी हम ऑप्शन 3 को देखते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये बात तो सही है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से इवेपोरेशन थोड़ी ना बढ़ेगा। तो ये वाली चीज ऐसे गलत हो जाएगी। फोर्थ क्या, डिक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन प्रेशर, तो डिक्रीज कर दिया हमने सरफेस एरिया को, तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो कंडीशन ऑप्शन 2 है वो ही सही होगा। इसमें दोनों कंडीशन सही है कि सरफेस एरिया से भी जो इवेपोरेशन है वो बढ़ेगा और टेम्परेचर को बढ़ाने से भी इवेपोरेशन है वो बढ़ेगा। तो क्वेश्चन 17 ऑप्शन 2 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन 18, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एश। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि वो एलिमेंट बताओ जो कॉमन नहीं होता, किस किस में, बेकिंग सोडा में और सोडा एस में। तो इसके लिए आपको बेकिंग सोडा और सोडा एस का पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो है क्लास 10 का। तो उसके बाद सोडा एस हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को। तो यहाँ पे देखो सोडियम इसमें भी है, इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी, इसमें भी, लेकिन हाइड्रोजन है वो बेकिंग सोडा में तो है, सोडा एस में नहीं है। यही हमसे पूछा था कि कौन सा एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है। तो कौन सा एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन 1 है वो इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन ए स्मॉल एयर बबल। कोई भी एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है, उसमें क्या है, एक एयर का बबल हमें दिखाई दे रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे कि उसका जो अपेरेंट डिस्टेंस है, इट्स अपेरेंट डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर व्हेन सीन थ्रू वन फेस, कि एक फेस से देखेंगे तो उसका अपेरेंट डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें, 2 सेंटीमीटर, और दूसरे फेस से देख रहे हैं तो उसका अपेरेंट डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 5 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज दिस, अगर वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो रियल लेंथ ऑफ इज रियल लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज 1.5। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, तो हमें बतानी है रियल लेंथ उसकी क्या होगी। तो ये वाली चीज वापस से रिपीट हुई है ये वाली लाइन, तो इसको एक बार छोड़ देना। क्या पूछा गया हमसे कि कोई भी बबल है ट्रांसपेरेंट क्यूब में। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, यहाँ पे मैंने लिखा कोई भी बल्ब है, तो इधर से उसका डिस्टेंस देखेंगे ना, अपेरेंट डिस्टेंस देखेंगे, तो ये वाला तो उसका रियल डिस्टेंस होगा, ये वाला अपेरेंट होगा। तो अपेरेंट कितना दिखेगा, 2 सेंटीमीटर। इधर से देखेंगे तो 5, या इधर से 5 है तो उधर से 2, तो हम अपनी उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 1.5। हमें इसकी रियल लेंथ बतानी है। तो रियल लेंथ कैसे बताएंगे, एक बार इस वाले की रियल लेंथ निकालेंगे, एक बार इस वाले की निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे रियल डिस्टेंस को, उसके बाद उसकी रियल लेंथ है वो आ जाएगी। तो पहले वन फेस का देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पे किसके इक्वल होता है, ये रियल डिस्टेंस डिवाइड बाई अपेरेंट डिस्टेंस। तो हमने मान लिया कि जो रियल डिस्टेंस है वो कितनी है, x है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने x निकाला, यहाँ पे x12 मानो एक x है, और यहाँ पे देखो फेज 1 के लिए हमने इसको माना x1, फेज 2 के लिए हमने माना x2। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.1 है, इज इक्वल टू x क्या है, इसकी रियल डिस्टेंस जो हम निकालने वाले हैं, अपेरेंट डिस्टेंस एक फेज से क्या दिख रही है 2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 3, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो दूसरे फेज में हमने देखा तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा, ये वाली उसकी रियल डिस्टेंस अपेरेंट डिस्टेंस दूसरे फेज से क्या दिख रही है 5, तो यहाँ से ये क्या आया 7.5। अब एक फेज से रियल डिस्टेंस इतनी है, सेकंड से इतनी है, तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, तो ये आएगा 3 + 7.5, तो ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर, और इसी के साथ हमारा ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। तो इस चीज को आपने देखना था। उसके बाद क्वेश्चन 20, विच ऑफ फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, तो ये वाला देखो नंबर ऑफ मोल्स वाला है, मोल कॉन्सेप्ट मैंने बिल्कुल अच्छे से अपने चैनल पर डिस्कस किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे हमें बताना कि किसका हाईएस्ट मोलिकुलर मास होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबके मोल्स हमें दिए गए हैं, और आपको सबका फॉर्मूला ये वाला भी चीज वहां पे मेंशन करके दी गई है, और इनका आपको मोलर मास पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जब फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास जो हमें दिया होता है और मोलर मास जो इनका फिक्स होता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 अब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया सक्रोज वाला, सक्रोज का जो मोल्स कितने हैं 0.2 है, इज इक्वल टू गिवन मास हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय जो मोलर मास होगा। तो देखो 12 कार्बन है, एक कार्बन का 12 मास है, प्लस में 22 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक मास है, तो यहाँ पे ये रहेगा, प्लस में 11 और एक ऑक्सीजन का 16 मास है, तो 11 मल्टीप्लाई में 16, तो यहाँ से 342 आएगा, और गिवन मास यहाँ से आ जाएगा इसका 68.4 ग्राम फर्स्ट वाले ऑप्शन का। उसके बाद सेकंड का 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं 2, गिवन मास हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से कैल्शियम का मास कितना आएगा 40, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का 3 × 16, तो यहाँ पे आएगा 200 ग्राम। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ CO2, तो 2 मोल्स हैं इज इक्वल टू गिवन मास हम निकाल रहे हैं, CO2 मींस कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन है का मास 16 और 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये वाला जो मास आएगा वो आएगा 88 ग्राम। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में करोगे तो ऐसे ही फॉर 10 मोल्स ऑफ H2O, तो 10 इंटू में गिवन मास 10 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास 18 होता, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 180 ग्राम। तो यहाँ से देखो मैक्सिमम जो मास आपको दिख रहा है वो कौन सा, ऑप्शन 2 वाला है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऐसे आपने इनको निकाल के देखना है। ये वाला इतना टाइम तो तब लग रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ए पर्सन ऑफ मास 60 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड ए लिफ्ट, एक आदमी है 60 किलोग्राम वेट है उसका, वो एक लिफ्ट में खड़ा है। इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल टू, अगर वो फ्रीली फॉल हुई है ना लिफ्ट नीचे की साइड, तो हमें बताना है कि स्प्रिंग बैलेंस पे जो उसकी रीडिंग होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखो वहां पे जितना फोर्स होगा उतनी ही उसकी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल पे कोई भी फोर्स नहीं होता। कैसे? यहाँ पे देखो, ये मान लिया हमने लिफ्ट है, यहाँ पे कोई भी आदमी खड़ा है, तो उसका नीचे की और जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, उसका फोर्स है। उसके बाद उसका क्या होगा, जैसे ही वो नीचे फॉल होगी तो एक रिएक्शन फोर्स है उसका ऊपर की साइड लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा, और वहां पे फ्री फॉल है तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो ये वाला जो फोर्स है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg माइनस में जो रिएक्शन फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, उसके बाद ये जो रिएक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्री फॉल है, तो mg माइनस mg, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 है क्वेश्चन 21 का, वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज इन ए फिल्ड इन ए कंटेनर, तो यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है, तो हमें बताना है कि एक इन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस है वो कब इंक्रीज होगा। तो ये चीज यहाँ से हम देखें, देखो सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर, कि कुछ हाइड्रोजन गैस है वो कंटेनर से लीक हो रही है, तो सही बात है, अगर लीक हो गई, मान लिया मैंने यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल थे, उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल का तो मेंशन ही नहीं है कम ज्यादा की, लेकिन यहाँ पे लीक होके यहाँ पे 60 मॉलिक्यूल बचे, तो उनके बीच में डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज होएगा, तो पहला ऑप्शन तो। उसके बाद सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे क्या है कि हम जो वॉल्यूम है किसका, कंटेनर का हाइड्रोजन गैस को, उसको बढ़ा दे। तो यहाँ पे देखो, एक तो हमारे पास इतना छोटा सा कंटेनर है और एक हमारे पास इतना बड़ा कंटेनर है, एक तो इसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे 100 और एक इसमें 100 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे तो अच्छे से दूर दूर हो पाएंगे ना। तो यहाँ पे जब हमने वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ाया है, वॉल्यूम को बड़ा किया है कंटेनर के, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन 2 हमारे पास सही है। ऑप्शन 1 भी सही
सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, लेकिन ऑप्शन 3 देखो, इंक्रीजिंग प्रेशर और हाइड्रोजन गैस कंटेन्ड इन क्लोज कंटेनर। हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे गैस इतने में है, प्रेशर बढ़ा के हमने उसको यहाँ पे ऊपर से प्रेशर लगा के इतने में किया, तो वो मॉलिक्यूल है वो दूर नहीं होंगे, वो पास पास आ जाएंगे। पास पास आने की वजह से उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो इतना कंटेनर इतना ही है, यहाँ पे हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ पे हमने 200 मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ पे देखो अमाउंट मॉलिक्यूल होने की ज्यादा होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे। अब पास पास आएंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें तो क्या बताना था, इंक्रीज की स्टेटमेंट बतानी थी। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। कैसे कि एक तो क्या कि वहां पे कंटेनर में से हाइड्रोजन गैस लीक हो रही है, तो मीन वहां पे कंटेनर में मॉलिक्यूल कम हो रही है। मॉलिक्यूल की यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया स्पेसिफिकेशन कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होने ही चाहिए, तो मॉलिक्यूल कम होंगे तो यहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद अगर हमने कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाया है तो भी दूर दूर चले जाएंगे वो, बड़ा कंटेनर होने की वजह से, तो वहां पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाया तो वहां पे इतने मॉलिक्यूल थे, इतने में आएंगे तो पास पास ही आएंगे। और उसके बाद क्या है कि अगर हमने 100 से 200 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किए हैं तो भी वो पास पास आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 22 ऑप्शन 3। बाद क्वेश्चन 23, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी 9th क्लास का आपका क्वेश्चन रहेगा। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। जो हमारा एटम होता है वो एक न्यूट्रल होता है ओवरऑल, तो ये बात तो सही है। उसके बाद द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। जो एटम है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन अब हमारे एटम में हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उनको डिफाइन कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज अब हम नहीं बोल सकते उसके, तो ये वाली चीज हमारे पास गलत हो जाएगी। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। तो ये वाली बात सही है कि हमारा जो सारा मास है वो किसमें कंसंट्रेशन होता है, न्यूक्लियस में, तभी तो हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये वाली सही है। उसके बाद ऑल द आइटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। तो ये वाली चीज फिर से गलत है कि वो बेसिक स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही हमें बताना है। तो 2 और 4 हमारी इनकरेक्ट हो जाएंगी। तो ये वाली चीज 2 और 4 दी गई है ऑप्शन 3 में, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 24, when crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube। अगर वहां पे हमें lead nitrate है PbNO3 की ट्वाइस है, उसके जो क्रिस्टल को हीट करते हैं ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इसका डिसोसिएशन हो जाता है और यहाँ पे हमें येलो रेजिड्यू मिलते हैं। वहां पे आपको येलो कलर के कुछ बचा हुआ जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 4 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेचर 25, नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंटेड टूथ एनिमल इज। तो हमारा जो टूथ एनिमल होता है उसमें उसका में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका जो नेचर क्या होता है वो बेसिक होता है। तो ऑप्शन 3 है वो वहां से सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो गलत होगी। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। जो हिस्टोन होते हैं वो लाइसिन और आर्जिनिन उनमें प्रेजेंट होता है, तो ये वाली चीज सही है। उसके बाद द पीएच ऑफ हिस्टोन इज लेस देन 7। हिस्टोन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक होंगे तो उसका जो पीएच है वो लेस देन 7 थोड़ी ना हो सकता। लेस देन 7 तो एसिड का होता है, मोर देन 7 बेस का होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। तो ये वाली चीज यहाँ से गलत हो जाएगी और गलत ही हमें बतानी थी, तो ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम, ये बात सही है। 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग। तो ये वाली चीज भी सही है कि 5 टाइप के जो हिस्टोन है वो इन्वॉल्व होते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 27, द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 100 डेज इज दिस। इनिशियल नंबर था जो एटम्स का वो कितना दिया गया था, इतना दिया गया था 9.6 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26। द नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग अनडिकेड आफ्टर 500 डेज। तो हमें बताने कितने जो हमारे पार्टिकल है वो अनडिकेड रहेंगे कितने दिन के बाद, 500 दिन के बाद। तो इसको यहाँ पे हम ये नहीं लिखते, लेंथ ही पड़ेगा सम। तो यहाँ पे मैंने माना कि जो ये हमारा 9.6 10 की पावर 25 को मैंने x के इक्वल मान दिया, ठीक है। हाफ लाइफ में क्या होता है, हाफ लाइफ में क्या होता है कि जितने हमारे पास पहले प्रेजेंट होते हैं उनका आधा हमारे पास रह जाता है। तो यहाँ पे देखो हाफ लाइफ कितना है, 100 डेज है। तो यहाँ पे देखो पहले x था, तो पहले 100 डेज में वो क्या रहा होगा, x का हाफ रह गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले 100 डेज में वो x बाई 2 का भी हाफ हो गया होगा, तो x बाई 2 मल्टीप्लाई में हाफ हो गया होगा। नेक्स्ट वाले 100 डेज में इसका हाफ हो गया, तो 5 बार गिनना हमने, 500 डेज है ना, तो 1 2
3, 4 और 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब नेक्स्ट वाले 100 डेज में फिर से इसका हाफ हो गया होगा, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब ये है कि वो पहले का आधा हो जाए। तो यहाँ पे अब इतना था तो इसका आधा होगा। तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x डिवाइड बाई तो 32, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी तो 9.6 इंटू में 10 की पावर 26 डिवाइड बाई 32। तो ये वाली वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 4 रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 28, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। इनमें से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी होगी। आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज एबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है, जो आयरन हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। तो ये वाली बात सही है। जिंक इज वन ऑफ एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। तो जिंक है वो एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो बॉडी के लिए चाहिए होता है, ये भी बात सही है। फैट एंड मिनरल्स आर नॉट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ए बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमंस। की बैलेंस डाइट के लिए फैट और मिनरल्स है वो एसेंशियल नहीं होते। तो ये वाली चीज तो गलत हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन 4, तो ये गलत ही हमें बताना था, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 3 है वो सही हो चुका है। द फूड दैट जनरेट एनर्जी इन द बॉडी आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। वो फूड जो एनर्जी को जनरेट करते हैं वो क्या किसकी फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की फॉर्म में। तो ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन 3 गलत हो जाएगा कि बैलेंस डाइट के लिए फैट और मिनरल्स हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होते। उसके बाद क्वेश्चन 29, जो वेल्डिंग होगी, द वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक वाज डन इन द पास्ट विद द एड ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज थर्माइट प्रोसेस। जो पहले किया जाता था ना रेलवे ट्रैक्स की जो वेल्डिंग की जाती थी तो वो थर्माइट प्रोसेस में होती थी। तो हमें क्या बताना था, थर्माइट रिएक्शन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल फ्रॉम इट्स सॉलिड ऑक्साइड बाय अनदर मेटल। तो वहां पे थर्माइट प्रोसेस में क्या होता था, इन्होंने बताया है कि एक मेटल दूसरे मेटल ऑक्साइड से उस मेटल को डिस्प्लेस कर रही थी। तो हमें बताना वो कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये वाला भी 10th में अगर आपने वो रिएक्टिविटी टेबल पढ़ी है मेटल नॉन मेटल में तो वो इजीली आप कर पाओगे। क्या है, MgO प्लस Zn। यहाँ पे जिंक ने मैग्नीशियम ऑक्साइड से यहाँ पे डिस्प्लेस किया, लेकिन मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी है वो जिंक से ज्यादा होती है, तो जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहीं पे गलत हो गया। ऐसे ही देखो Fe ने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है Fe की बजाय, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करेगी। मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकती। उसके बाद जिंक और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ से एल्यूमिनियम और Fe में से एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो ऑप्शन 4 है हमारे पास सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30, विच ऑफ फॉलोइंग सेट कैन बी यूज्ड फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के डीनेचुरेशन के लिए कौन सा सेट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मिथेनॉल, वाटर, कॉपर क्लोराइड वहां पे नहीं होता डीनेचुरेशन में। उसके बाद प्रोपेनॉल, विनेगर, पोटेशियम परमैंगनेट ये भी नहीं होता। उसके बाद क्या है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 3, मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारे जो 15 to 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।